हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी। जिस तरह से कोरोना वायरस ने एक महामारी का रूप ले लिया है, हर कोई इससे बहुत डरा हुआ है। आपने कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। इस वायरस से बचाव के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए मैं हमारी मीडिया को और गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आम जनता की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई। पर क्या आप जानते हैं ये कोरोना वायरस कैसे एंटर करता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में प्रवेश करने के बाद में ये क्या क्या करता है? ये इतना ज़्यादा घातक और खतरनाक क्यों है? पूरी दुनिया में इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मौत हुई है, उनके पीछे क्या रीज़न है? डॉक्टर बार बार हाथ धोने के लिए, गर्म पानी पीने के लिए और ऐसी डाइट लेने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम इस वीडियो में आज इन सब बातों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है, एंटर कैसे करता है। अगर आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसकी आउटर लेयर पर स्पाइक्स होते हैं। इन्फेक्शन के समय वायरस के स्पाइक्स कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट सेल के रिसेप्टर से अटैच्ड हो जाते हैं। होस्ट सेल का मतलब है उस वायरस के कांटेक्ट में जो भी पर्सन आता है, जो भी व्यक्ति आएगा, उसकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हें होस्ट सेल कहा गया है। तो जो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं वो होस्ट सेल के रिसेप्टर से अटैच्ड हो जाते हैं। फिर वायरस एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। सेल के अंदर जाते ही वायरस अनकोटेड हो जाता है और उसका राइबो न्यूक्लियोकैप्सिड बाहर आ जाता है, जो होस्ट सेल में प्रेजेंट राइबोसोम के साथ मिलकर वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है। राइबोसोम्स जो हमारी होस्ट सेल यानी कि ह्यूमन बॉडी की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ मिलकर वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो आगे चलकर वायरल ट्रांसक्रिप्शन और जीनोम रेप्लिकेशन करता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, मीन्स अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और ये वायरस होस्ट सेल से सेल के सिक्रीशन के साथ में एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। फिर संक्रमित व्यक्ति के सलाइवा में नेजल सिक्रेशन यानी छींक खांसी के साथ में एक्सपोज हो जाता है, बाहर आ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आता है तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये थी वायरस की लाइफ साइकिल। और अब बात करते हैं वायरस कैसे ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। स्किन के अलावा लंग्स हमारी बॉडी का वो पार्ट होते हैं जो बाहर के वातावरण से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। बाहर के वातावरण का हमारे लंग्स पर, उसकी कंडीशन पर, उसकी वर्किंग पर बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर बाहर पॉल्यूशन होगा तो लंग्स अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, डैमेज होने के चांस रहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फेरिंग्स, लैरिंग्स और विंड पाइप मींस ट्रैकिया आते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज से लेकर यानी नोजल जो हमारे नेजल पासेस है वहां से लेकर गले तक यानी थ्रोट तक जो पोर्शन होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। वायरस सबसे पहले इनकी सेल्स में एंटर करके अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से गले में दर्द, खराशे आना, ड्राई कफ, फीवर, हेडेक, थकान और कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शन 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। मोस्टली पेशेंट में उनका खुद का इम्यून सिस्टम वायरस के साथ फाइट करके उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही रिमूव कर देता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है बॉडी का नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसे जानने के लिए आप मेरा इम्यूनिटी वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, इसके साथ ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यानी उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जो वायरस के साथ बाइंड अप करके कॉम्प्लेक्स बना के उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देती, क्योंकि वायरस को आगे और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके साथ बाइंड अप करके उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देती। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा उनका मानना है कि इम्यूनिटी का और कोरोना वायरस से कोई लिंक नहीं है, पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये गलत है। क्योंकि इम्यूनिटी हर केस में, चाहे कोरोना वायरस का केस हो या फिर कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन हो, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सच है कि
कोरोना वायरस से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, बट अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, सीरियस कंडीशन नहीं होने देगा। बट यदि किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है या फिर उस पर अग्रेसिव इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। अग्रेसिव इन्फेक्शन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में वायरस का अटैक हो जाना और कई सेल्स का इन्फेक्टेड हो जाना। इसका एक उदाहरण है, जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि कुछ असामाजिक तत्व पुलिस पर या डॉक्टर पर, नर्स पर थूक रहे हैं और फलों में, सब्जियों में थूक लगाकर बेच रहे हैं, नोट में भी थूक लगाकर यहाँ वहाँ डाल रहे हैं। जो भी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आएगा उसको अग्रेसिव इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट, उनकी स्पिटिंग में जो लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस होंगे, कोरोना वायरस होंगे। तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज करना, वो इसीलिए है जिससे ये अग्रेसिव इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी ना हो पाए। तो अगर ये वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है तो ये ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जैसे ही वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आगे बढ़ता है, ये ब्रोंकियल ट्री यानी विंड पाइप में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करने के साथ में ये लंग्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ जाता है और लंग्स में जो टिनी हेयर्स यानी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचता है तो निमोनिया वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में सीवियर कफ, टाइटनेस ऑफ चेस्ट यानी कि चेस्ट में जकड़न महसूस होना, शॉर्टनेस इन ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत आना, परेशानी होना, और कभी कभी सांस बाहर छोड़ते समय वीजिंग होती है यानी कि सीटी जैसी आवाज निकलती है। कुछ केसेस में लिप्स भी ब्लू कलर के हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हो तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर एक तरह का मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो पेशेंट को सांस लेने में हेल्प करता है। एक ट्यूब के द्वारा जो थ्रोट से लेकर लंग्स तक प्लेस किया जाता है और यह इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता, बट वेंटिलेटर बॉडी को हील करने के लिए और रिकवर करने के लिए टाइम दे देता है। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो गर्म पानी लेने की सलाह क्यों देती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम चिल्ड वाटर लेते हैं यानी कि बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो सांस की नली में कंस्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से नाक बंद होने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हॉट वाटर यानी गर्म पानी पीने से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और म्यूकस क्लियर हो जाता है। गर्म पानी के और क्या क्या फायदे हैं और हम इसको अपने कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी दे सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।